Hey everyone, once again welcome back to the channel. Myself चंद्रा चौधरी एंड एज यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और आज हम पहुंच गए हैं इसके लेक्चर नंबर 3 पे। और आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं और वो है हमारा बर्थ कंट्रोल मींस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दैट मींस आज का वीडियो लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन के बारे में और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो जनसंख्या विस्फोट है कि कैसे दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या है वो बढ़ती ही चली जा रही है। बट स्पेस है, फूड रिसोर्सेज हैं, एजुकेशनल है, मीन जो भी रिसोर्सेज है इनकी कमी होते जा रही है और उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा। तो इसके लिए हमें बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल को हम कैसे कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव एक मेथड है जिससे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं और जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो यही सब टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि सरकार इसके लिए टाइम टू टाइम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाते रहती है। स्लोगन इसके लिए है कि हम दो हमारे दो, मीन्स लोगों को एजुकेट करती है कि जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सब मुहिम जो है वो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आज का मेथड। अपनी वीडियो लेक्चर में हम बढ़ते हैं जो है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है, तो ऑब्वियसली बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं जब प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव की, क्योंकि बर्थ कंट्रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें सारे लोगों तक पहुंचाना है, सारे लोग इसका यूज़ कर सकें। तो इसके लिए इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम इसके कुछ। अब देखिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात तो इट शुड बी चीप, सस्ते होने चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 ईज़िली अवेलेबल होने चाहिए, ईज़िली अवेलेबल। थर्ड पॉइंट, ठीक है, इजीली अवेलेबल का मतलब हर किसी को अवेलेबल हो जाने चाहिए, मीन्स केमिस्ट्री की शॉप में ये मिल जाना चाहिए। थर्ड चीज़ यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। जो यूज़र होगा मीन्स उसको आसानी से वो यूज़ कर सके, उसके बेनिफिट्स की वो बात हो, तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इफ़ेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। अगर वो इफ़ेक्टिव ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है। फिफ्थ पॉइंट है रिवर्सिबल होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, रिवर्सिबल होना चाहिए। इसका मतलब देखिए क्या है, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, मीन्स जैसे अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। अब जब उसका यूज़ नहीं करेंगे तो प्रेग्नेंट होना चाहिए, ठीक है। तो रिवर्सिबल होना चाहिए। इतना सबको समझ में आ गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए किसके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के। अब ये है या नहीं इसकी बात अलग है, लेकिन ये होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो देयर आर 8 मेथड। नंबर 1 इज़ नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। सेकेंड है बैरियर्स। थर्ड है केमिकल मेथड। फोर्थ है इजेक्टेबल मेथड, ठीक है, इजेक्टेबल मेथड। फिफ्थ है हमारा IUDS मेथड मींस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। 6 है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। 7th है इम्प्लांट्स एंड 8th है हमारा सर्जिकल मेथड, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं आपके, इन सब को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मीन्स नेचुरल, बैरियर, केमिकल एंड इजेक्टेबल मेथड्स को डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल मेथड से।
सबसे पहले नेचुरल मेथड, जैसे कि आपको पता चल रहा है नेचुरल, स्वतः ही नेचुरल मेथड, या फिर इसको हम ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो सदियों से चला आ रहा हो, ट्रेडिशनल मेथड। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नंबर ए है, ये नंबर 1 मेथड है, नंबर 1 का ए है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ए है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब जो है वो है जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है लेडीज़ में, ये डायरेक्टली रिलेटेड है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ठीक है। अब एज यू नो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज़ की होती है, ठीक है। और जो ओव्यूलेशन होता है ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन होता है जो 14th डे में होता है। मीन्स जो 28 डेज़ को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, यानी कि 1 से 14, 14 से 28 डेज़, तो मीन्स जो यहाँ पर बीच का टाइम है, यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है, क्योंकि 14th डे तो हम एक एवरेज ले रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, उनमें सब में 14th डे में ही हो, क्योंकि सबका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो सबका अलग अलग होता है। किसी का 28, किसी का 30, किसी का 35, 40 भी हो सकता है। तो एक एवरेज लिया गया है। तो मीन्स जो बीच का टाइम होता है वहाँ पर ओव्यूलेशन होता ही होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन हो रहा है तो कोइटस होगा, ठीक है, तो दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो प्रिंसिपल है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का, ये इस बात पे वर्क करता है कि जहाँ पर ओव्यूलेशन की जहाँ पर चांसेस होते हैं वहाँ पर कोइटस को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये किस पर काम करेगा, वर्क ऑन अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। मीन्स जो अगर हम 28 डेज़ को ही ले, एवरेज को लेके 10th से 17th डे, मीन्स जो 7 दिन का बीच का गैप है, यहाँ पर समझ रहे होंगे आई थिंक, यहाँ पर इसमें अवॉइड किया जाता है, इसको जो यहाँ पर अवॉइड किया जा रहा है, या फिर अवॉइड कोइटस। मीन्स जो 28 डेज़ हैं उसके 10th से लेके 17 डे तक अवॉइड किया जाता है कोइटस को। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, इसके यहाँ पर हाई चांसेस होते हैं फेलियर के, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ चीज़, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जा रही है जिससे साइड इफ़ेक्ट हो, तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम नेचुरल मेथड के ही बी टाइप की। बी टाइप है विथड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। देखिए, ये जो मेथड है विथड्रॉल कोइटस इंटरप्टस, ये भी सेम इसी मेथड पे जिसका प्रिंसिपल है कि अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, इसी पे वो वर्क करता है। ये भी क्या करेगा, प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्योंकि जो बेस है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, लेकिन यहाँ पर बेस मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो ड्यूरिंग द कोइटस जो पीनस है, ठीक है, मीन्स विथड्रॉल पीनस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है। इजैकुलेशन से पहले पीनस को विड्रॉल कर दिया जाता है टू प्रिवेंट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन आप लोगों को पता ही होगा,
ट्रांसफ़र जो हो जाते हैं स्पर्म फीमेल वेजाइनल ट्रैक पर, तो इजैकुलेशन से जस्ट पहले ही पीनस को विड्रॉल कर लिया जाता है ताकि इंसेमिनेशन की प्रोसेस ही ना हो। ठीक है, तो ये इस बात प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम थर्ड इसकी बात करेंगे। थर्ड मेथड वो है हमारा लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये लैक्टेशनल एनिमोरिया या सॉरी एमिनोरिया। यहाँ पर क्या होगा देखो, क्योंकि प्रेगनेंसी मीन्स डिलीवरी के बाद जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उस टाइम को क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। और वहाँ पर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात की थी हमने। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसी से क्या होता है, मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क है वो प्रोड्यूस होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत हाई अमाउंट में होता है, और जब ये हाई अमाउंट में होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से जो GnRH, LH एंड FSH जो हार्मोन है वो रिलीज़ नहीं हो पाते। जब ये रिलीज़ नहीं हो रहे तो दैट मीन ओव्यूलेशन नहीं होगा। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, अगर कोइटस हो भी रहा है, स्पर्म रिलीज़ भी हो रहे हैं, तो उनको तो ओव्यूल ही नहीं मिलेगा, ओवम ही नहीं मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया हम कहते हैं। और लेकिन ये इसमें ये श्योरिटी नहीं होती कि ये कब तक चलेगा, लेकिन फिर भी ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स तक ये काम करता है। बट ज़रूरी नहीं है, किसी में 6 मंथ से पहले भी हो सकता है, किसी में 6 मंथ के बाद भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स ओव्यूलेशन की प्रोसेस शुरू होना। तो ये दीज आर 3 मेथड्स ऑफ नेचुरल मेथड। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम अपने सेकेंड टाइप में चलते हैं, जो है हमारा बैरियर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसे मैं रफ कर रही हूँ। इसके बाद हमारा सेकंड है बैरियर। ठीक है, बैरियर में हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्डम्स की। ठीक है, और इसे हम लेडीज़ में फेमिडोम कहते हैं। ठीक है, फेमिडोम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये पहली बात बना होता है थिन रबर का, या फिर लेटेक्स का। ठीक है, लेटेक्स सीट का बना होता है। दूसरी बात, अगर इसकी यूज़ की बात करें, सो जो कॉन्डम होता है, पहले मैंने बताया ना, ये मेल का होता है, ये फीमेल का होता है। ठीक है, तो अगर इसकी यूज़ की बात करें तो जो कॉन्डम होता है वो कवर करता है कवर पीनस को, जबकि जो फेमिडोम होता है वो कवर करता है कवर सर्विक्स एंड वजाइना को। इतना समझ में आ गया? ओके, अब देखिए, ये प्रेगनेंसी से प्रिवेंट तो करता ही करता है, साथ ही साथ, ठीक है, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। प्रिवेंट फ्रॉम STI मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड एड्स, AIDS, एड्स से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, नंबर 4 है, ये नॉन रीयूजेबल होता है, मीन्स इसे एक बार यूज़ करके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, और ये डिस्पोजेबल होता है। बट क्या होगा, ये दोनों होगा। ठीक है, डिस्पोजेबल होगा। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको सेल्फ इंसर्ट किया जा सकता है, नहीं करते ही हैं, सेल्फ इंसर्ट
जिसकी वजह से ये प्राइवेसी गिव करता है, ठीक है, गिव्स प्राइवेसी, ठीक है। इतने सारे ये पॉइंट्स हो गए किसके, कॉन्डम या फिर फेमिडोम के। इतना सबको समझ में आ गया ना? ओके, चलिए इसके बाद इसका बैरियर्स का हम सेकंड टाइप देखते हैं, वो है डायफ्राम या फिर सर्विक्स कप या फिर सर्विकल कप हम बोलेंगे उसको, सर्विकल कप या वॉल्ट, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बना होता है रबर का, मेड ऑफ रबर, और इसे इंसर्ट किया जाता है फीमेल में, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंसर्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर सर्विक्स, ठीक है, ड्यूरिंग कॉइटस। क्योंकि देखिए सर्विक्स ही क्या होता है, यूट्रस का जाने का एक प्रकार से द्वार होता है। जब सर्विक्स ही कवर हो जाएगा तो कॉइटस के टाइम पे जो इंसेमिनेशन होगा तो स्पर्म जो है वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे फैलोपियन ट्यूब पे, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये जो होता है ये रीयूजेबल होता है, एक इसका ये भी यूज़ है, रीयूजेबल, ठीक है, समझ में आ गया? सो आपका ये जो बी मेथड है वो डायफ्राम, सर्विकल कैप या फिर वॉल्स हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं। समझ में आ गया? आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा बैरियर यहाँ पर ख़त्म हो गया। थर्ड है हमारा केमिकल मेथड, ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इसको यहीं पे बता देती हूँ। देखिए केमिकल मेथड में क्या यूज़ होगा, स्पर्मिसिडल क्रीम्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, या फिर जेलीज़ यूज़ की जाती हैं, या और फोम यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो यूज़ किया जाएगा इसका सेकंड है, ये यूज़ किया जाता है विथ अलॉन्ग विथ कॉन्डम्स, ठीक है, कॉन्डम्स के साथ इसका यूज़ किया जाएगा। ये कॉन्डम्स टू इंक्रीज़, क्या करने के लिए देखिएगा, टू इंक्रीज़ देयर, किसकी, कॉन्डम्स की, देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ठीक है, समझ में आ गया? तो स्पर्मिसिडल क्रीम, जेलीज और फोम्स होते हैं जिसको हम केमिकल मेथड्स में भी यूज़ के उसमें कहा जाता है, जिसको कॉन्डम्स के साथ यूज़ किया जाएगा जिससे जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ा सके, ठीक है। इसके अलावा स्पर्मिसाइड होते हैं, स्पर्मिसाइड जो क्या करता है, किल्स स्पर्म, जो स्पर्म को मार देता है। समझ में आ गया? आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा केमिकल मेथड। अब इसके बाद बात करते हैं जो लास्ट है आज की हमारी वीडियो लेक्चर का, वो है इजेक्टेबल मेथड। इजेक्टेबल मेथड्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, ये इंजेक्शन होते किस चीज़ के, ये होते हैं एस्ट्रोजन के प्लस प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, जो फीमेल बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं। मींस इंजेक्शन कहाँ होगा, फीमेल्स में होगा, ठीक है। और ये वर्क करता है 2 से 3 महीने तक। एक बार जैसे इंजेक्शन लगाया तो 2 या 3 महीने तक ये वर्क करेगा, 2 से 3 मंथ तक, ठीक है, समझ में आ गया?
सो आपके ये मेन मेथड हो गए, नेचुरल मेथड, बैरियर्स, केमिकल मेथड एंड इजेक्टेबल मेथड। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम आगे के 4 जो नेक्स्ट हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।